Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you chapter 6, The Making of a Scientist of class 10 from your book Footprints Without Feet. In this chapter we are going to read about Richard E. Bright, a scientist who has received the Cyril Scholar Award and the Searching Plough Award for biochemistry and molecular biology. It was his fascination for butterflies that opened the world of science to him. यहाँ पर इस चैप्टर में जो टाइटल है मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट, ये बताता है कि किस तरीके से एक साइंटिस्ट को बनाया गया. ठीक है, तो कौन से साइंटिस्ट की बात हम कर रहे हैं? हम रिचर्ड ई ब्राइट की बात कर रहे हैं, जिनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं बायोकेमिस्ट्री में और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में. और इनका जो इंटरेस्ट था, जो रुझान था, वो बटरफ्लाइज, तितलियों की तरफ था. और बचपन से ही इन्होंने तितलियों पर ध्यान दिया और उन तितलियों पर ध्यान देने के कारण इनका विज्ञान जगत में जो है संसार में नाम हो गया और लोग इन्हें जानने लगे. तो आइए देखते हैं. हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर को लिखा किसने है, इस चैप्टर को किसने हमें बताया है, ये जान लेते हैं. रॉबर्ट डब्ल्यू पैटरसन ने इसको लिखा है. रॉबर्ट डब्ल्यू पैटरसन, ये याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है. तो आइए अब हम शुरू करते हैं रिचर्ड ई ब्राइट की लाइफ जर्नी को. कैसे करके आगे बढ़े, कहाँ उन्हें फेल्योर मिला, कहाँ उन्हें सक्सेस मिला, ये सब हम जानेंगे. At the age of 22, a former scout of the year excited the scientific world that a new theory on how cells work. At the age of 22, 22 साल की उम्र में एक फॉर्मर, पहले स्काउट रह चुके, बहुत स्काउट और एनसीसी तब चलती थी स्कूल्स में, आज भी है. तो ये स्काउट भी करते थे और इन्होंने साइंटिफिक जगत को जो है चौंका दिया एक नई थ्योरी से. वो थी सेल्स. आप लोगों को पता है ह्यूमन बॉडी भी सेल्स से बनी हुई है. जो सेल्स होते हैं बॉडी के, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, तो छोटा सा जो अणु होता है वो सेल्स कहलाता है. तो इन्होंने सेल्स के ऊपर वर्क किया. रिचर्ड एच ई ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट एक्सप्लेन द थ्योरी in an article in the Proceeding of the National Academy of Science. रिचर्ड ई ब्राइट और उनके रूममेट, कॉलेज के रूममेट ने मिलकर ये आर्टिकल ये किया था और ये पब्लिश हुआ प्रोसीडिंग PNAS में, पेंस में, और ये दुनिया के सामने आया इस तरीके से. It was the first time this important scientific journal had ever published the work of a college student. और PNAS कभी भी बच्चों की चीज़ें नहीं छापता था. ये फर्स्ट टाइम था कि उसने कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स की ऐसी चीज़ें, मतलब इस लेवल की चीज़ें उन्होंने की कि उसको उसे छापना पड़ा और लोगों के सामने उसे उजागर किया उन्होंने. इतना अच्छा था, इतना एक्साइटमेंट था उसमें, इतनी नई चीज़ें थी कि लोगों के सामने उन्हें लाना ही पड़ा. इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग एट द एज ऑफ 15 एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट. ये बिल्कुल उसी तरीके से इनके लिए था, रिचर्ड ई ब्राइट और उनके फ्रेंड्स के लिए, जैसे कि किसी गेम में, मतलब एक छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा अचीवमेंट, जैसे फर्स्ट टाइम कोई बैट्समैन सिक्सर मारता है या होम रन लेता है. बेसबॉल में होम रन होता है, तो सिक्सर मारना या होम रन लेना बहुत बड़ा अचीवमेंट. जो फ्रेशर्स होते हैं उनके लिए, अगर आप टॉपर हो जाएं, गोल्ड मेडलिस्ट हो जाएं स्कूल में, तो वो बहुत मायने रखता है. तो ऐसी ही यहाँ पे भी बात हो रही है. रिचर्ड ई ब्राइट और उनके फ्रेंड्स ने एक
रिकॉर्ड बनाया था। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ हासिल की थी। फॉर रिचर्ड ई ब्राइट इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। ये रिचर्ड ई ब्राइट के लिए इट वॉज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स। उनके अचीवमेंट्स में ये पहला था इन साइंस एंड अदर फील्ड्स। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज। इसकी शुरुआत, जो इनको अचीवमेंट्स मिलने की शुरुआत हुई, जो इनको सफलता मिलने की शुरुआत हुई, ये बटरफ्लाई से ही शुरू हुई थी। इसके अलावा भी आप आगे पढ़ेंगे कि इन्होंने एक बार ट्राई किया था कुछ और, तो उसमें ये सक्सेसफुल नहीं हुए थे। An only child, Ebright grew up north in Reading, Pennsylvania. अब ये जो है, ये पेंसिल्वेनिया एक जगह का नाम है, और उस जगह में जैसे उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, वैसे ही पेंसिल्वेनिया में रीडिंग में ये पैदा हुए थे, वहाँ पे बड़े बड़े थे। There wasn't much I could do there, he said. वो कहते हैं कि वहाँ मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया था। I certainly couldn't play football or baseball with a team for one. वहाँ पर मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं बेसबॉल या फुटबॉल नहीं खेल सकता था, क्योंकि वहाँ पर मैं अकेला था। But there was one thing I could do. एक चीज़ मैं कर सकता था, और वो क्या था? Collect things. चीज़ों को इकट्ठा करना। So he did and did he ever. और ये काम उन्होंने किया, और ये हमेशा वो करते रहे। Beginning in the kindergarten, Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. kindergarten KG की क्लास से ही उन्होंने बटरफ्लाइज कलेक्शन शुरू कर दिया था, और वो डिटर्मिनेशन कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। वो डिटर्मिनेशन जो था, केजी में जो इनका डिटर्मिनेशन था बटरफ्लाइज की ओर, जो रुझान था, जो लगाव था, जो दृढ़ता थी इनकी, वो पूरी ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं हुई। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। वो बटरफ्लाइज के अलावा रॉक्स कलेक्ट करते थे, फॉसिल्स आप जानते हैं, डेड सेल्स और डेड एनिमल्स का, फ्लावर्स का, इन सब चीज़ों को, और कॉइन्स भी इकट्ठे करते थे। ही बिकेम एन एगर एस्ट्रोनॉमर टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट। और वो एक इच्छुक, जिनके अंदर जिज्ञासा होती है, ऐसे एस्ट्रोनॉमर भी बने, और कभी कभी तो ये पूरी रात सितारे देखते हुए गुजार देते थे। From the first he had a driving curiosity along with a bright mind. From first क्लास से ही, पहले से ही, फर्स्ट क्लास से ही इनके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी, एक जिज्ञासा थी जो इनको आगे बढ़ाती थी, और ब्राइट माइंड तो था ही। होनहार वीरवान के हो चीकने पात, ये एक प्रवर्ब है, जो जिनके अंदर जिज्ञासा और दृढ़ता बचपन से ही होती है, वो बहुत आगे जाते हैं। तो इनका ब्राइट माइंड तो था ही, और फिर एक जिज्ञासु हृदय भी था इनके पास, जो इन्हें जिज्ञासा, जिन बच्चों में जिज्ञासा बहुत होती है वो बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि उन्हें हर चीज़ जानने की इच्छा होती है, और वो जब जानते हैं तो उसके बारे में रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, और वो आगे बढ़ते जाते हैं। He also had a mother who encouraged his interest in learning. और इसके साथ साथ उनका प्लस पॉइंट ये था कि उनके पास एक ऐसी माँ थी जो उनकी चीज़ों को डांटने फटकारने के बदले उन्हें मोटिवेट करती थी कि बहुत अच्छा है, तुम्हें सितारों के बारे में जानना और जानो, तुम्हें तितलियों के बारे में जानना और जानो, रॉक्स, फॉसिल फ्यूल्स, कॉइन्स, तो वो और मोटिवेट करती थी, उन्हें इंकरेज करने वाली माँ थी उनके पास। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, brought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipments, and helped him in many other ways.
उनकी माँ उन्हें कैसे मोटिवेट करती थी। जब उन्हें पता चला मेरे बेटे को तितलियों से ये है, तो उन्हें ट्रिप्स पे ले जाती थी, अलग अलग जगह पे ले जाती थी, जिससे वो अलग अलग तितलियों को देख सकें, अलग अलग नेचर में रह सकें, अलग अलग चीज़ों को देख सकें। फिर वो टेलीस्कोप ला के देती थी जिससे वो सितारों को ये कर सके। माइक्रोस्कोप ला के देती थी कि वो अच्छे से सिर्फ ऊपरी जानकारी ना रखें, इंटरनल जानकारी भी रखें। कैमराज ला के देती जिससे वो फ़ोटो क्लिक कर सकें। माउंटिंग मटेरियल ला के दे सकती हैं जिस पर वो सपोर्ट करके सब रख के ये सारे काम कर सकें। और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स लाकर वो उन्हें देती रहती थीं। I was his only companion until he started school, his mother said. उनकी माँ कहती हैं कि जब तक वो स्कूल नहीं गया था तब तक मैं ही उसकी अकेली कंपेनियन मतलब दोस्त थी। After that I would bring home friends of him. और उसके बाद जब वो स्कूल जाने लगा तो मैं कभी कभी उसके दोस्तों को घर लेकर आती थी। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर। बट रात में हम दोनों मिलकर कुछ ना कुछ किया करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd grade। जब रिची निक नेम है, यहाँ पे प्यार से वो बुला रही हैं, तो कहती हैं जब रिची 3rd grade में था, 3रे क्लास में था, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। और पिता की मृत्यु के बाद वो मेरा सब कुछ हो गया, मेरे पास और कुछ करने को बचा ही नहीं, सिर्फ रिचर्ड इब्राइट पे ही कंसंट्रेट करने के लिए करना मेरा जीवन हो गया। मेरा जो पूरा जीवन था वो रिचर्ड इब्राइट के ऊपर ही ध्यान केंद्रित करने में लग गया। शी एंड हर सन spend almost every evening at the dining room table। वो कहती हैं कि मैं और मेरा बेटा जो है डाइनिंग रूम में बैठकर, टेबल पे बैठकर शाम गुजारते थे। If he didn't have things to do, I found work for him, not physical work but learning things, his mother said। उनकी माँ कहती हैं कि कभी कभी ऐसा होता था इब्राइट के पास करने के लिए कुछ नहीं होता था, तो मैं उसको कुछ ना कुछ काम दे देती थी। काम, झाड़ू, पोछा, बर्तन नहीं, फिजिकल वर्क नहीं देती थी, उसको लर्निंग वर्क देती थी, लर्न करने, क्योंकि उसका इंटरेस्ट उसमें बहुत था। ही लाइक्ड इट, ही वांटेड टू लर्न, क्योंकि उसे वो बहुत पसंद था और वो उसे बहुत जल्दी से करके दिखाना चाहता था। तो मैं ऐसे काम उसको देती थी। एंड लर्न ही डिड, और वो बहुत जल्दी से उसे लर्न करते थे। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, और वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे और इसलिए स्कूल में हमेशा वो टॉप क्लास आते थे, वो हमेशा टॉपर रहते थे। On everyday things he was just like every other kid, his mother said। और सब चीज़ों में वो नॉर्मल बच्चों की ही तरह थे, लेकिन पढ़ाई में वो नॉर्मल से एवर थे, वो हमेशा क्लास में टॉप पर रहते थे। By the time he was in 2nd grade, Ebright has collected all 25 species of butterflies found around hometown। अब जब वो 2nd grade में पहुंचे, 2nd में थे, तो इब्राइट ने क्या किया, जितने भी उनके घर के होम टाउन में जितनी भी 25 तरीके की स्पीसीज़ मिलती थी, बटरफ्लाइज की स्पीसीज़ होती हैं, स्पीसीज़ मतलब तरह तरह की बटरफ्लाइज, 25 तरह की बटरफ्लाइज उस समय उनके होम टाउन में थी और वो 2500 टाइप के बटरफ्लाइज कलेक्ट कर चुके थे। सी फॉलोइंग बॉक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस बॉक्स में अलग अलग तरीके की बटरफ्लाइज के नाम दिए हैं, वो सारे वो कलेक्ट कर चुके थे 2nd grade तक। That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said, but then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch X। वो कहते हैं कि अब मेरे पास, जब मैंने सारी 25 तरीके की बटरफ्लाइज कलेक्ट कर ली, तो ये मेरा बटरफ्लाइज की तरफ से इंटरेस्ट हो सकता था कम हो गया होता और मेरा काम ख़त्म हो गया होता। लेकिन जब मेरी माँ को पता चला तो उन्होंने मुझे एक बुक ला के दी जिसका नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स, और उस बुक ने मेरी
जर्नी फिर से स्टार्ट कर दी। दैट बुक विच टोल्ड हाउ monarch butterflies migrate to Central America opened the world of science to the eager younger collector। और उस बुक में लिखा था कि बटरफ्लाइज मिग्रेट करती हैं, जैसे इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ऐसे ही बटरफ्लाइज भी एक जगह से दूसरी जगह सेंट्रल अमेरिका चली जाती हैं। तो वो एक इंटरेस्ट इनके अंदर फिर जागा कि ये जानने का, ये ललक जानने की कि कैसे ये बटरफ्लाइज और क्यों ये बटरफ्लाइज मिग्रेट करती हैं। और इस ईगरनेस ने फिर से साइंस की दुनिया खोल दी। द एंड ऑफ द बुक, रीडर्स वर इनवाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाइज मिग्रेशन। जब उन्होंने पूरी बुक पढ़ ली, उस बुक के आखिरी में लिखा था कि जो भी इस बुक को पढ़ रहा है वो हेल्प कर सकता है इस काम में कि बटरफ्लाई कैसे मिग्रेट करती हैं। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फेडरिक ए अर्कहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा। तो कनाडा में एक जगह है टोरंटो, वहाँ के जो रिसर्चर हैं वो उन्होंने उसमें मेंशन किया था कि जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हों वो बटरफ्लाइज को टैग कर सकते हैं। बटरफ्लाई टैग करना क्या होता है, बटरफ्लाइज को पकड़ेंगे, उसके ऊपर एक स्टिकर लगा देंगे, उनके विंग्स पे एक स्टिकर लगाकर टैग करना होता है। तो ये काम उन्होंने ये किया था। Ebright's mother wrote to Dr. Uhart and soon Ebright was attaching light adhesive tag to the wings of monarch। और इब्राइट की मदर ने उनसे बात किया डॉक्टर फेडरिक से, और जो इब्राइट थे उन्होंने हल्की एडहेसिव वाली, जिसमें गम कम होता है, चिपकाने वाला पदार्थ कम होता है, वो उसको वैसे कागज़ के टुकड़ों को बटरफ्लाइज पे, मोनार्क बटरफ्लाइज स्पेशली, उन पे चिपकाने लगे। Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Uhart। Okay, so जो भी इस तरीके की टैग बटरफ्लाइज को पाए वो किसको दे दे, डॉक्टर यूहार्ट को दे दे। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन राउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक। अब ये बटरफ्लाइज का जो कलेक्टिंग सीजन रीडिंग में होता है वो 6 वीक का ही होता है इन लेट समर्स, गर्मी में जबकि आखिरी टाइम होता है तो उस टाइम होता है। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज देम वन बाय वन यू वोंट कैच वेरी मच। अगर एक एक करके तितली भाग भाग के पकड़ रहे हैं कि एक तितली पकड़ेंगे फिर दूसरी पकड़ेंगे फिर तीसरी पकड़, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होने वाला है। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर इब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। तो इब्राइट ने क्या सोचा कि मैं क्यों ना ग्रुप ऑफ बटरफ्लाइज, फ्लॉक ऑफ मतलब ढेर सारी बटरफ्लाइज एक साथ पकड़ूं। और वो कैसे हो सकता था, ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क। वो क्या करते थे, वो फीमेल मोनार्क को पकड़ लेते थे, टेक हर एग्स, और उनके अंडे ले लेते थे, एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू एडल्ट बटरफ्लाई। वो अंडों को अपने बेसमेंट में रखते थे, फिर उनको ध्यान से पालते थे, पालकर वो पहले अंडे होते थे, फिर कैटरपिलर, फिर प्यूपा और फिर बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाते थे। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो, और फिर वो उन पे टैग लगा देते थे और फिर उन्हें उड़ा देते थे। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज द होम टू थाउजेंड्स ऑफ मोनार्क इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। और 1-2 साल के नहीं, कईयों साल उनका जो बेसमेंट है वो मोनार्क बटरफ्लाइज का घर रहा, हर अलग अलग स्टेजेस में, जैसे कैटरपिलर, प्यूपा, एग्स और एडल्ट बटरफ्लाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाई कलेक्टेड इन 6 वीक। उन्होंने कैसे कैसे 6 वीक्स में कैसे कैसे उन्होंने बटरफ्लाइज को पकड़ा था। Eventually, I began to lose interest in tagging butterflies
It's tedious and there's not much feedback. Ebright said. Ebright कहते हैं कि धीरे धीरे इतने सालों में मेरा इंटरेस्ट कम होने लगा और मैं बटरफ्लाइज़ को पकड़ के उनको टैग करने में मेरा इंटरेस्ट ख़त्म होने लगा, क्योंकि ये बहुत बोरिंग और टायरिंग काम था, मुझे थकान होती थी और इसमें कोई इंटरेस्ट भी ज़्यादा नहीं आता था. इन ऑल द टाइम आई डिड इट ही लव्ड. हंसकर कहते हैं ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड. और इतनी सारी बटरफ्लाइज उन्होंने, फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज अंडे पकड़ के सब ये किया, मतलब कितनी हजारों की संख्या में उन्होंने बटरफ्लाइज इकट्ठी करी, लेकिन आखिरकार में उन्हें जब उन्होंने रिकैप्चर किया तो क्या हुआ, उन्हें सिर्फ 2 ही बटरफ्लाइज मिली. एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव. और वो ज़्यादा दूर गई भी नहीं थी, मिग्रेट भी नहीं करी थी, वो खाली 75 माइल्स दूर थी मेरे घर से. Then in the 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a Conti science fair and lost. इनको साइंस का सही अर्थ तब पता चला जब इन्होंने एक कॉन्टी साइंस मतलब रीज़न, अपने ही रीज़न में, कॉन्टी मतलब रीज़न में हुआ साइंस फेयर, एक कंपटीशन था, साइंस फेयर लगा हुआ था, मेला लगा हुआ था, उसमें कंपटीशन हो रहा था. वहाँ पर इन्होंने प्रतियोगिता में भाग लिया और ये हार गए. तब इन्हें रियलाइज़ हुआ, वो पहली बार ये हारे थे. It was really a sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. और ये सबसे बुरी बात थी, सबसे दुख की बात थी कि उसमें हारना और वहाँ पे बैठना और ये देखना कि सभी को कुछ ना कुछ मिला है और इनको ही सिर्फ कुछ नहीं मिला है. ये बहुत दुखद घटना थी. और ये मैं बात बताना चाहती हूँ कि इसके बाद कभी भी इब्राइट हारे नहीं, वो जीतते चले गए. उन्होंने इस घटना से सीख ली और उसी पे वर्क करते रहे. इब्राइट सेड his entry was slide for frog tissue which he showed under microscope. उन्होंने क्या किया था, इसमें उन्होंने फ्रॉग टिश्यूज़ को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर दिखाया था. He realized the winners has tried to do real experiment, not simply make a neat display. उन्होंने हार मानकर दुखी नहीं बैठे, उन्होंने जानने की कोशिश की कि औरों को प्राइज़ कैसे मिली. तो उन्हें पता चला कि जो और लोग हैं उन्होंने रियल डिस्प्ले किया था, जो भी था उनका अपना था, उन्होंने किसी चीज़ को दिखाया नहीं था, कोई चीज़ उठा के सिर्फ दिखा नहीं दी थी, जो भी किया था खुद किया था, रियलिटी थी. उन सिर्फ किसी चीज़ को उठाकर डिस्प्ले नहीं कर दिया, जैसे किसी और ने खाना बनाया और हमने उसे डिस्प्ले कर दिया, ऐसा काम किसी ने नहीं किया था. अगर खाना बनाया तो पूरा प्रोसेस उन्होंने उसमें दिखाया था कि हाँ हमने ऐसे खाना बनाया. तो ये चीज़ थी यहाँ पर. उन्हें रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो सिर्फ फ्रॉग टिश्यूज़ को डिस्प्ले कर दिया है, मैंने इसमें कुछ किया नहीं है. अगर मैं इसमें कुछ करता तो मुझे भी शायद प्राइज़ मिलती. Already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing. और इस हार ने उन्हें हराया नहीं. हार बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हार से ही क्या होता है, सक्सेस जनरेट होती है, सक्सेस का पाथ जनरेट होता है. तो बिल्कुल वैसा ही हुआ. इस हार ने रिचर्ड को हराया नहीं, बल्कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ड्राइव की, जनरेट की, और वो चीज़ इनके अंदर आ गई. I knew that the next year's fair I would have to do a real experiment, he said. और उन्होंने अपने अंदर ठान लिया कि नेक्स्ट ईयर जब कॉन्टी फेयर होगा तो मैं अपना कुछ रियल बनाकर ले जाऊंगा. द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट about was the insect work I had been done in the past several years. वो समझ चुके थे कि मुझे उस चीज़ पर ही काम करना चाहिए जिस पर मैं इतने सालों से काम करता आ रहा हूँ, और वो है इंसेक्ट. और वो इंसेक्ट क्या है, बटरफ्लाइज.
So he wrote to Dr. Earhart for ideas, and back came a stock of suggestions and for experiment. तो उन्होंने अर्कहार्ट को लिखा और डॉक्टर अर्कहार्ट ने भी उनको तुरंत रिस्पॉन्स किया। एक दो नहीं, बहुत सारे सजेशंस और एक्सपेरिमेंट्स आए। दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट इन कॉन्टी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर। और उन सजेशंस और उन एक्सपेरिमेंट्स में इब्राइट बिजी रहे, अपने 10th क्लास में पूरी तरीके से बिजी रहे और कॉन्टी फेयर में भी प्राइज़ पाए और इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी वो फर्स्ट प्राइज़ पाए, उन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिला। For his 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillar every few years. इन 8th grade में एब्राइट ने कोशिश की एक वायरल डिजीज़ को फाइंड आउट करने की, मोनार्क कैटरपिलर क्यों मर जाते हैं ये पता करने की कोशिश की। एब्राइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरीड बाय बीटल। उन्हें लगा कि बीटल क्या करता है, बीटल के साथ अगर कैटरपिलर होता है तो वो मर जाता है। ही ट्राइड राइजिंग कैटरपिलर इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट, ही सेड। वो कहते हैं कि मैंने कैटरपिलर्स को बीटल्स के साथ रख दिया और उन्हें बड़े होने के लिए छोड़ दिया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला, वो आराम से कैटरपिलर्स बड़े हो रहे थे। बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट। और ये कुछ नया था और ये उन्होंने दिखाया और उसके लिए उन्हें क्या हुआ, उन्हें प्राइज मिली, वो जीत गए। दिस टाइम आई वॉन, और वो जीत गए थे। 7th स्टैंडर्ड में हार गए थे, 8th स्टैंडर्ड में वो जीत गए थे। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वॉइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क। नेक्स्ट ईयर उनका जो प्रोजेक्ट था, जो साइंस फेयर में उन्होंने प्रोजेक्ट रखा था, वो था कि वॉइसरॉय, अब यहाँ पर दो तरीके की बटरफ्लाइज आपको दिख रही है, एक वॉइसरॉय है और एक मोनार्क है। तो वॉइसरॉय जो बटरफ्लाइज होती हैं वो मोनार्क को कॉपी करती हैं। क्यों कॉपी करती हैं? द थ्योरी वाज दैट वॉइसरॉय लुक्स लाइक मोनार्क। वॉइसरॉय जो बटरफ्लाइज हैं वो देखने में मोनार्क बटरफ्लाइज जैसी होती हैं, बिकॉज मोनार्क्स डजंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। मोनार्क बटरफ्लाइज जो हैं स्वाद में अच्छी नहीं होती हैं, तो चिड़ियों को पसंद नहीं आती हैं। वहीं पे वॉइसरॉय बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं चिड़िया लोगों को, इसलिए वो उन्हें खा जाती हैं। वॉइसरॉय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। बर्ड्स को अच्छी लगती हैं और इसलिए बर्ड्स वॉइसरॉय को खाती हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए वॉइसरॉय बटरफ्लाइज क्या करती हैं, मोनार्क जैसी एक्टिंग करती हैं, जिससे कि बर्ड्स को धोखा दे सकें और अपने आप को बचा सकें। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर। और इसीलिए जितना वो कोशिश करती हैं कि हम मोनार्क जैसे दिखेंगे तो बर्ड्स के का आहार नहीं बनेंगे। एब्राइट प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। एब्राइट का प्रोजेक्ट था क्या बर्ड्स मोनार्क को खाएंगी। ही फाउंड दैट अ स्टार्टलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड्स फूड। स्टार्टलिंग एक बर्ड का नाम है और वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाती। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क इट कुड गेट। और वो मोनार्क को ही खाती है जितना मिल जाए। एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वॉइसरॉय प्रोबेबली डू कॉपी मोनार्क। और इसीलिए मतलब एब्राइट ने लेटर रिसर्च में किया बाय द अदर पीपल शोड कि वॉइसरॉय मोनार्क्स को कॉपी करती हैं। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द कॉन्टी साइंस फेयर। जूलॉजी डिवीजन में ये फर्स्ट आया और कॉन्टी फेयर में ये थर्ड आया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर मोनार्क है और नीचे वॉइसरॉय बटरफ्लाई है। In his second year in high school, Richard Ebright began the research
that led to his discovery of unknown insect hormone. Indirectly, it also led to his new theory of the life of cells. अब बहुत कुछ वो बटरफ्लाइज के बारे में कर चुके थे, वो कुछ नया करना चाहते थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंसेक्ट हार्मोन पे वर्क करना शुरू किया। हार्मोन्स सभी में होते हैं, इंसानों में भी हार्मोन्स होते हैं, इसीलिए जब बड़े बच्चे जो हैं कि एडल्ट की तरफ जाते हैं तो दाढ़ी मुंह चूंघना भी हार्मोनल साइंस होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से उन्होंने इंसेक्ट के हार्मोन्स को चेक करने की ठानी। इनडायरेक्टली इट लेड टू द सेल्स, वो लाइफ ऑफ सेल्स पे ही वर्क कर रहे थे, न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। सेल्स की वजह से ही ये सारी चीज़ें होती हैं। द क्वेश्चन मीन्स सेल्स की वजह से ही हार्मोन्स डेवलप होते हैं और इसके बारे में वो जानना चाहते थे। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर विथ सिंपल, what is the purpose of 12 tiny gold spots on a monarch pupa? आपको पहले ही बता दिया गया था कि एग्स होते हैं, कैटरपिलर होते हैं, फिर प्यूपा होते हैं, फिर बटरफ्लाइज बनते हैं। तो वो इस चीज़ को प्रूव करना चाहते थे कि जो प्यूपा है, मोनार्क प्यूपा, उसके ऊपर टाइनी गोल्डन स्पॉट्स कैसे बनते हैं और उनका पर्पस क्या है, उन 12 स्पॉट्स के पढ़ने का पर्पस क्या है। Everyone assumed the spots were just ornamental, और सभी लोग ये कह रहे थे कि ये ornamental दिखावे के लिए डेकोरेटिव स्पॉट्स हैं। Ebright said, but Dr. यूकहार्ट didn't believe it, और इब्राइट ने कहा कि डॉक्टर यूकहार्ट ने उस पर बिलीव नहीं किया। टू फाइंड द आंसर, इब्राइट एंड अदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. अब जब डॉक्टर यूकहार्ट ने बिलीव नहीं किया तो इब्राइट और उनके जो फ्रेंड थे वो उन्होंने एक डिवाइस डेवलप की ये दिखाने के लिए कि ये जो स्पॉट्स हैं ये बटरफ्लाइज के डेवलपमेंट में हेल्पफुल हैं। उन्होंने एक डिवाइस, एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया जिससे वो शो कर सकें कि ये स्पॉट्स बटरफ्लाइज के बड़े होने में, उनको विकसित होने में हेल्पफुल हैं। This project won Ebright first place in the Conti Fair and entry into the International Science and Engineering Fair. इस प्रोजेक्ट ने इब्राइट को फर्स्ट प्लेस दिलाया कॉन्टी फेयर में और उन्हें मौका मिला इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में जाने का। There he won third place for zoology, वहाँ पे उन्हें थर्ड प्लेस मिला जूलॉजी के लिए। He also got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research. और इन्हें इन सारे कामों की वजह से चांस मिला कहाँ पर, समर्स में, गर्मियों में काम करने का एटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में। एज अ हाई स्कूल जूनियर, Richard E. Bright continued his advanced experiments on monarch pupa. वो कंटिन्यू करते रहे। हाई स्कूल जूनियर में पहुंचकर उन्होंने अपना काम रोका नहीं, वो उस पर रिसर्च करते रहे, मोनार्क प्यूपा पे रिसर्च करते रहे। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस इन द इंटरनेशनल साइंस फेयर। उनका जो प्रोजेक्ट था उसे इंटरनेशनल साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज मिला एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर्स। और दूसरी बार उन्हें वो मौका मिला कि वो आर्मी लेबोरेटरी में काम कर सकें समर्स में। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट स्टेप फर्दर, आगे बढ़े वो सीनियर ईयर्स
में he grew cells from a monarch's wings in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wings scales only if they were fed the hormones from the gold spot. और उन्होंने आगे चलकर सेल्स को डेवलप किया, मोनार्क विंग्स कोई करके कल्चर किया. कल्चर करना होता है मतलब तैयार करना, और उन्होंने इसको तैयार करके ये दिखाया कि सेल्स के माध्यम से, हार्मोन्स के माध्यम से ये जो गोल्ड स्पॉट्स हैं वो सेल्स और हार्मोन्स की वजह से डेवलप होते हैं, और इनके डेवलप होने की वजह से ही तितलियों का जो पंख है, पूरी बॉडी तैयार हो पाती है. That project won first place for zoology and international fair, और इस प्रोजेक्ट के लिए उन्हें फर्स्ट प्राइज मिला जोलॉजी और इंटरनेशनल फेयर के लिए. He spent the summer after graduation doing further work at the Army laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture. आप सोच सकते हैं कि एक बच्चा बिना पैसा दिए हुए इनके काम ने इन्हें ये लेबोरेटरीज दिलाई. मतलब लोग पैसा दे के जहाँ जाते हैं इनको फ्री में वहाँ पर साइंटिस्ट लोगों ने, वहाँ के लोगों ने बुलाया, काम दिया, काम करने का मौका दिया. और लेबोरेटरी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोई छोटी जगह नहीं है, वहाँ पर भी ब्राइट को बुलाया गया, उन्हें जगह दी गई काम करने के लिए क्योंकि वो लगातार सक्सेसफुल हो रहे थे. द फॉलोइंग ईयर्स आफ्टर हिज freshman year at Harvard University, Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. Using the laboratory's sophisticated instrument, he was able to identify the hormone's chemical structure. और उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया और उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ लेबोरेटरी में जाकर काम करते रहे वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड बढ़िया इंस्ट्रूमेंट्स थे, उनके हेल्प से उन्होंने हार्मोन्स में जो केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर काम करके दिखाया. अ ईयर एंड अ हाफ लेटर, 1.5 साल के बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर्स में जब होते, इब्राइट गॉट द आइडिया ऑफ हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल्स लाइफ. उन्हें एक आइडिया आया कि लाओ अब हम कुछ नया करते हैं सेल्स लाइफ के ऊपर. इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट द एक्सरे फोटो ऑफ अ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन्स. जैसे हड्डियों का एक्सरे होता है वैसे ही वो क्या कर रहे थे, हार्मोन स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन का एक्सरे देख रहे थे और तब उनको ये आइडिया आया. When he saw those photos, Ebright didn't shout Eureka or even I got it. अपनी सफलता पे वो चिल्लाते नहीं थे. यूरेका साइंटिस्ट चिल्लाते हैं या आई गॉट इट चिल्लाते हैं, वो अपनी सफलता पे चिल्लाते नहीं थे, कभी वो एक्साइटेड नहीं हो जाते. बट ही बिलीव दैट अलॉन्ग विथ हिज फाइंडिंग अबाउट इंसेक्ट्स हार्मोन, द फोटोग्राफ्स गिव्स हिम द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजी पजल्स. और वो बिलीव करते थे कि जैसे उन्होंने फोटोग्राफ्स देखे हैं हार्मोन्स के और रीडिंग की है, पता किया है, तो वो एक और पजल को, बायोलॉजी पजल को सॉल्व कर लेंगे. हाउ द सेल्स कैन रीड the blueprints of its DNA. DNA is the substance in the nucleus of a cells that controls heredity. ओके, डीएनए क्या है? डीएनए एक सब्सटेंस है जो न्यूक्लियर सेल्स को कंट्रोल करता है, हेरिडिटी. और डीएनए मैच होता है, आपने इंसानों में भी हम लोग डीएनए टेस्ट कराते हैं कि जैसे मेरे पिता हैं, अब मेरा अगर डीएनए टेस्ट होगा तो पता चल जाएगा कि मैं किसकी बेटी हूँ. उनके डीएनए से मेरा डीएनए मैच करेगा तो पता चल जाता है कि मैं उनकी बेटी हूँ. तो ऐसे ही उन्होंने डीएनए को ये किया. इट डिटरमाइंस द फॉर्म and functions of the cell. Thus DNA is the blueprint
फॉर लाइफ। डीएनए क्या है? ब्लूप्रिंट है। जैसे अगर हमें दुनिया, एक जगह बैठकर हम दुनिया घूमना चाहें तो हो ही नहीं सकता है, तो हमें क्या करना पड़ता है? मैप रखने पड़ते हैं, उसका स्ट्रक्चर पूरा रखना पड़ता है। तो वैसे ही डीएनए क्या है? एक ब्लूप्रिंट है जो इसके सहारे हम लोग सारी चीज़ें जान सकते हैं। ई ब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग worked at that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory. ई ब्राइट और उनके कॉलेज रूममेट जिनका नाम जेम्स आर वोंग था, वो दोनों मिलकर पूरी रात पिक्चर्स बनाते रहे। उन्होंने मॉडल्स बनाए प्लास्टिक के, उन्होंने सारी चीज़ें उससे शो की, मॉलिक्यूल्स को शो किया, और फिर उसके बाद उन्होंने पेपर्स पे उससे लिखकर एक्सप्लेन भी किया। Surprising no one who knew him, Richard E. Bright graduated from Harvard with highest honors, second in his class of 1510. Surprising no one who knew him, जो लोग नहीं जानते थे उनको वो भी जानने लगे, क्योंकि ई ब्राइट ने हार्वर्ड में हाईएस्ट ऑनर्स सबसे ज़्यादा ये किया था और 1510 में वो सेकंड आए थे। इतने ब्राइट स्टूडेंट थे वो, और हार्वर्ड में सेकंड आना कोई आसान काम नहीं है, ये लोहे के चने चबाने जैसा है। ई ब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। उन्होंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ज्वाइन कर लिया रिसर्चर बनने के लिए। देयर ही बिगैन टू डू एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी, और उन्होंने वहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किया अपनी थ्योरी के ऊपर। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, it will be a big step towards understanding the process of life. अगर थ्योरी करेक्ट प्रूव हो गई तो वो एक बिग स्टेप होगी ये समझने के लिए कि क्या है प्रोसेस ऑफ लाइफ। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फ्रॉम प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर्स एंड अदर डिजीज, और इससे कैंसर और कई तरीके के रोगों से भी छुटकारा मिल सकता है। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ई ब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। ये सब पॉसिबल सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ई ब्राइट की जो लगन थी, जो जिज्ञासा थी साइंस की तरफ, उसकी वजह से पॉसिबल हुआ है। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द प्रोसेस ऑफ द स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल्स। जो उन्होंने 10वीं क्लास में स्पॉट्स हार्मोन्स के ऊपर सोचा था कि ये हार्मोन्स की वजह से इनके ऊपर क्यों हैं ये 12 स्पॉट्स, वो थ्योरी जो है वो लाइफ साइकिल की थ्योरी बनकर सामने आई, और उसके सहारे बहुत कुछ सॉल्व हुआ। रिचर्ड ई ब्राइट हैड बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस हिज फर्स्ट began collecting butterflies। बचपन से ही उनका इंटरेस्ट इस तरफ था, but not so deeply that he hasn't time for others interest। इतना ज़्यादा भी वो इंटरेस्ट नहीं शो करते थे इन सब चीज़ों में कि वो और चीज़ों पर ध्यान केंद्रित ना कर पाए, वो कंसंट्रेट ना कर पाए। ई ब्राइट ऑल्सो बिकम अ चैम्पियन डिबेटर। बहुत अच्छे डिबेटर थे, बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर थे, एंड अ गुड कैनोइस्ट। नाव चलाने में वो बहुत अच्छे थे, एंड ऑलराउंडर आउटडोर पर्सन। वो बाहर की दुनिया में भी बहुत चीज़ों में, बहुत सारे चीज़ों में, खेलने में, सब चीज़ों में अच्छे थे। वो मतलब एक ऑलराउंडर पर्सनालिटी थे। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर। वो बहुत अच्छे फोटोग्राफर थे, जैसा कि बचपन में ही बताया उनकी माँ उन्हें कैमरा ला के देती थी, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। वो सबसे ज़्यादा फ़ोटो नेचर की और साइंटिफिक चीज़ों से रिलेटेड चीज़ों की फ़ोटोग्राफ्स लेते थे। इन हाई स्कूल ई ब्राइट वॉज अ
स्टूडेंट, और हाई स्कूल में वो ए ग्रेड के स्टूडेंट थे, वो हमेशा अच्छा लाते थे। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब। और जब वो स्कूल में थे तो वो डिबेटिंग में पार्ट लेते थे और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब की तरफ उनका रुझान था। ही ऑल्सो फाउंड सम वन टू एडमायर, रिचर्ड ए वियरर, his social studies teacher and advisor to both clubs. इनके टीचर थे रिचर्ड ए वियरर और वो काफ़ी इनको मोटिवेट करते थे। मिस्टर वियरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, और रिचर्ड ई ब्राइट कहते हैं वो मेरे लिए परफेक्ट थे उस समय। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, ई ब्राइट सेड, वो कहते हैं वो एक ऐसे टीचर थे जिन्होंने मुझे नई सोचने के लिए मोटिवेट किया। वो बहुत अच्छे मोटिवेटर थे। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। रिचर्ड जो हैं, रिचर्ड मिस्टर वियरर जो हैं, वो हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते थे ई ब्राइट को मोटिवेट करने के लिए। व्हाट प्लीज्ड मी वॉज here was this person who put in 3 and 4 hours at night doing debate research beside doing all his research with butterflies and his other interests. मिस्टर वियरर कहते हैं कि ई ब्राइट में एक अलग सी बात थी। इस इंसान को देखकर मुझे मेरे अंदर मतलब उत्साह खुद पैदा हो जाता है। किसी को मोटिवेट करना तभी अच्छा लगता है जब उसमें वो उत्सुकता दिखती है। तो इस बच्चे में मुझे वो इंटरेस्ट दिखा, और ये अपना काम करता था, जो इंटरेस्ट था वो भी करता था और साथ में डिबेट्स भी तैयार करता था और भी चीज़ों में उतना ही इंटरेस्ट दिखाता था, इसलिए मैं उसे हमेशा मोटिवेट करता था। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वियरर कंटिन्यूड। रिचर्ड जो हैं वो कॉम्पिटिटिव फीलिंग रखते थे, कॉम्पिटिटिव थे, मिस्टर वियरर कहते हैं, बट नॉट इन अ बैड सेंस। ये कॉम्पिटिटिव फीलिंग किसी को हराने के लिए उनके अंदर नहीं थी। ही एक्सप्लेन रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज। रिचर्ड का जीतना मतलब उनको जीतने का जुनून था, लेकिन जीतने का जुनून इसलिए नहीं था कि वो कोई मेडल जीतना चाहते थे या वो किसी को हरा देना चाहते थे। वो जीतना खुद के लिए चाहते थे। Rather he was winning because he wanted to do the best he could. वो मतलब सर्वश्रेष्ठ करना चाहते थे। जो भी वो करना चाहते थे वो प्रूव करना चाहते थे कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। वो अपने लिए जीतना चाहते, वो किसी को नीचा दिखाने या किसी को हराने या मेडल पाने के लिए नहीं जीतना चाहते थे। फॉर द राइट रीज़न ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, और सही कारणों के लिए वो सर्वोत्तम रहना चाहते थे। एंड दैट is one of the ingredients in the making of the scientist. और यही मसाले हैं, इंग्रेडिएंट हैं। खाना बनाने में भी मसाले लगते हैं, वैसे ही जीवन में भी बहुत सारे मसालों की ज़रूरत होती है। उन मसालों का नाम क्या होता है? कर्मठता, हार्डवर्क, कॉन्फिडेंस और डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको आगे बढ़ाते हैं। जैसे ई ब्राइट को साइंटिस्ट बनाया इन्हीं सब इंग्रेडिएंट्स ने, वैसे ही औरों को भी मोटिवेट किया जा सकता है इन इंग्रेडिएंट्स से। स्टार्ट विथ अ फर्स्ट रेट माइंड। देखिए, सबसे पहले ज़रूरी क्या है? आपके पास ए ग्रेड का माइंड हो, दिमाग हो, एड क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा हो, एंड मिक्स इन द विल टू विन, और जीतने का जुनून हो। फॉर द राइट रीज़न, और सही कारण के लिए। ये तीनों चीज़, आपका दिमाग बिल्कुल सटीक हो, आपके अंदर जिज्ञासा हो और जुनून हो जीतने का, सही कारण के लिए, गलत कारण के लिए नहीं।
इब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, इब्राइट्स के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ थी। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, और जब उनकी माँ ने उन्हें देखा कि अब इनका इंटरेस्ट बटरफ्लाई से ख़त्म हो रहा है, तो एक बुक ला के दी, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, और उसको पढ़कर जो जिज्ञासा जागी वो जिज्ञासा कभी ख़त्म नहीं हुई। किसके अंदर? मिस्टर इब्राइट के अंदर। और उस बुक ने उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना दिया, और उस बुक की वजह से वो एक बड़े साइंटिस्ट बन गए। रिचर्ड इब्राइट हैड नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, उस बुक की वजह से उनके अंदर की क्यूरियोसिटी कभी भी ख़त्म नहीं हुई। So hope that you have understood this chapter. If you have any problem, you can write in the comment box. I am always there to help you out. I will be back with the last chapter of this book, and I am always there to help you out. You can write down in the comment box, as I have told you earlier also. So children, take care, stay safe, stay healthy. Goodbye.